नमस्कार। टीन एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 29 लेकर उपस्थित हूं, जिसमें कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से एक प्रश्न 100% बनता रहता है। तो आइए बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नोट पॉइंट और बिंदुवार अध्ययन करेंगे। नोट्स बनाने चाहिए तो आपको बना लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। बात करें तो कोहलबर्ग जो हैं कोहलबर्ग के इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलबर्ग के इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में भी विभाजित किए हैं। कोहलबर्ग जो हैं इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन्होंने कहा है कि किसी बालक का विकास यदि होता है तो इस सभी हमारे नैतिक विकास या नैतिक विकास के सभी सिद्धांतों से होकर जाता है, अर्थात इन्होंने इस नैतिक विकास के सिद्धांत को सार्वभौमिक माना है। इन्होंने कहा कि कोई भी बालक इन अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है। आगे इनके महत्वपूर्ण बातों को देखें तो नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम में बदला नहीं जा सकता, अर्थात इन्होंने कहा कि जो नैतिक विकास की अवस्थाएं चलती हैं वो एक निश्चित क्रम में आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है बातें और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने कहा कि कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत को 3 मुख्य स्तर या अवस्था में विभाजित किया है। 3 मुख्य स्तर या अवस्था में विभाजित किया गया है और इन 3 मुख्य स्तरों को 2 उप स्तरों में विभाजित किया है। जैसे इनके पास नैतिक विकास सिद्धांत का कोई बालक है, इन्होंने इस बालक को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इन 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से इन्होंने विभाजित किया है। इस 3 मुख्य अवस्था में इन्होंने पुनः 2 अवस्थाओं में पुनः विभाजित किया है। इस कारण इनके पूरी अवस्थाओं को देखा जाए तो पूरी अवस्थाओं की संख्या कितनी है? कुल 6 अवस्थाएं हैं। आगे बात करते हैं, विस्तृत देख लेते हैं उसमें कैसे कैसे दिया है और क्या क्या होता है। तो जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इन्हें पहले मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए 3 भागों में किया गया है। तो पहले नंबर पे आपका आता है परंपरागत अवस्था, दूसरे नंबर पे आपका आता है पहले नंबर पे पूर्व परंपरागत, दूसरे नंबर पे परंपरागत और तीसरे नंबर आपका पश्चिम या उत्तर परंपरागत अवस्था आता है। पूर्व परंपरागत को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला नंबर है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा नंबर है आपका अहंकार की अवस्था। उसके बाद उनकी मुख्य अवस्था की दूसरी अवस्था जो थी परंपरागत अवस्था, उसमें पहला नंबर बांटा गया, उसको भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला अवस्था आपका प्रशंसा की अवस्था और दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उसके बाद इनकी मुख्य अवस्था की तीसरी जो अवस्था है उसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा गया। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा इन्होंने बांटा है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था के रूप में बांटा है। इस प्रकार इनकी कुल अवस्थाओं की संख्या कितनी है? 6। बात करते हैं एक एक अवस्थाओं पर जो और महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले बात करें पूर्व परंपरागत अवस्था की। तो इसमें देखते हैं होता क्या है। जब बालक बाहरी तत्व अथवा घटनाओं के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत कही जाती है। अर्थात जब कोई बालक बाहरी तत्व और घटनाओं के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक उचित अथवा अनुचित यानी नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो कहा जाता है कि इसकी जो बुद्धि स्तर है, इसकी जो तर्क शक्ति स्तर है वह पूर्व परंपरागत स्तर की है। इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। तो पहला उपभाग है आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो इसमें होता क्या, इसे खुशी और दर्द अभिविन्यास की अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुशी और अभिविन्यास की अवस्था किसे कहा जाता है?
तो पूर्व परंपरागत अवस्था के उप अवस्था का पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था को। आगे बात करें महत्वपूर्ण और जो बिंदुवार हैं, इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों द्वारा निर्धारित नैतिक नियमों, परंपराओं, मूल्यों आदि से विकास करता है और बालक उसी को ही नैतिक समझता है। अगला पॉइंट है, सही या गलत का निर्णय बालक दंड और पुरस्कार से करता है। ये था आपका पूर्व परंपरागत का पहला उप अवस्था। अब दूसरे उप अवस्था की बात करें जिसमें है आपका अहंकार की अवस्था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लागत और लाभ अभिविन्यास की अवस्था भी कहा जाता है। इसे लागत और लाभ अभिविन्यास की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। यानी पूर्व परंपरागत की अहंकार की जो अवस्था है उसमें बालक अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है, यानी व्यवहार के द्वारा स्वयं की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक अहंकारी होता है और यदि बालक का कोई उद्देश्य झूठ बोलकर या चोरी करने से संपन्न होता है या पूर्ण होता है तो वह उसे सही अथवा नैतिक मानता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी मुख्य अवस्था की बात करें तो दूसरी मुख्य अवस्था आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था है। तो परंपरागत अवस्था में होता क्या, पहले ये जान लीजिए। इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा निर्धारित या नियमों पर आधारित होता है, बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसे भी दो उपभागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रशंसा की अवस्था। पहला आपका प्रशंसा की अवस्था है। तो प्रशंसा की अवस्था इसे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी नोट पॉइंट देखें, ये तो इम्पॉर्टेंट है आपका। दूसरा चीज़ देखते हैं, इस अवस्था में बालक जो कुछ भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। यानी बालक कुछ भी करता है, कुछ भी कार्य करता है तो वह अपने आप को प्रशंसाकृत पाने के लिए करता है। आगे देखें, बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और निर्धारित किया जाता है। सामाजिक, और उसके बाद आपका दूसरी उप अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। परंपरागत अवस्था की दूसरी उप अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें देखिए क्या होता है, बालक नियमों कानून पर आधारित वही कार्य करता है जो उसके परिवार, समाज और देश हित में होता हो। यानी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में बालक नियमों कानूनों को तभी मानता है, तभी कार्य करता है उस नियम कानून के तहत जो परिवार और समाज के देश हित में हो। वह ऐसा कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता जो नैतिक, अनैतिक हो या देश हित के विरुद्ध हो। तीसरी अवस्था, मुख्य अवस्था की बात करें तो पश्च अथवा उत्तर परंपरागत अवस्था के बारे में होता है। इसे भी दो उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो पहला है आपका सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें मोस्ट पॉइंट है आपका, इसे सामाजिक नियंत्रण अभिविन्यास भी कहा जाता है। इसे सामाजिक नियंत्रण अभिविन्यास भी कहा जाता है। और बात करें तो इस अवस्था तक आते आते वह समझता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। यदि नियमों और समाज का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। किंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज और व्यक्ति की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है। उसके बाद दूसरी उप अवस्था की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कहा जाता है और इसे विकास की अवस्था भी, विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इसे नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और विवेक अवस्था भी कहा जाता है। और बात करिए, देखें तो इस अवस्था में या इस अवस्था तक व्यक्ति अच्छे, बुरे, अनुचित, उचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार हो जाते हैं और
वे अपने बनाए गए नियमों कानूनों पर चलने लगते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये था आपका कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।